कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है? सोचिए, आपका बिलिंग एड्रेस तो है दिल्ली का, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सामान सीधे आपके दोस्त के पास, मान लीजिए पुणे में डिलीवर हो जाए। अब सवाल ये है कि टैक्स के हिसाब से ये बिक्री असल में कहाँ हुई, दिल्ली में या पुणे में? ये सुनने में तो बड़ा सीधा सवाल लगता है, पर जीएसटी की दुनिया में ये हमें एक बहुत ही गहरी भूल भुलैया में ले जाता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारा टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई। इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही एक चीज़ तय करती है कि किसी लेन देन पर लगने वाला जीएसटी आखिर किस राज्य सरकार की तिजोरी में जाएगा। और इसके लिए हमारे पास आईजीएसटी एक्ट 2017 पर एक काफ़ी डिटेल्ड गाइड है। तो आज हम इन कॉम्प्लिकेटेड नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे असर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब सप्लाई टैक्स कलेक्ट करे और सरकार को दे दे, बात खत्म। जगह से क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है और सीधा वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है। सोचिए अगर किसी बिजनेस ने गलती से प्लेस ऑफ सप्लाई गलत तय कर दिया तो वो गलत टैक्स भर देगा। अच्छा, जैसे उसे आईजीएसटी भरना था पर उसने सीजीएसटी और एसजीएसटी भर दिया। अब नतीजा ये होगा कि सही टैक्स तो उसे दोबारा भरना पड़ेगा और जो गलत टैक्स भर दिया उसका रिफंड लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और रिफंड आने में महीनों लग जाएंगे। इससे बिजनेस का पैसा अटक जाता है। तो आसान शब्दों में ये पूरा सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि टैक्स सही पते पर, मतलब सही सरकार तक पहुंचे। मतलब ये पक्का करने के लिए कि टैक्स का पैसा सही राज्य को मिले। तो फिर इसे डिफाइन कैसे करेंगे? आसान भाषा में प्लेस ऑफ सप्लाई है क्या? सबसे आसान भाषा में ये वो जगह है जहां कोई चीज फाइनली इस्तेमाल या कंज्यूम की जाती है। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जिसका मतलब है कि टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां सामान या सर्विस की खपत होती है, ना कि जहां से वो बनता है। ओके। अब सामान के मामले में, मतलब गुड्स के मामले में, ये पता लगाना फिर भी आसान है, क्योंकि फ्रिज या कार जैसी चीजें फिजिकल होती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हाँ, फ्रिज का तो समझ आता है, अगर वो पुणे पहुंचा तो खपत पुणे में हुई। लेकिन असली कंफ्यूजन तो सर्विसेज में होता होगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे मैं कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदती हूँ, तो उसकी खपत कहाँ हो रही है? मेरे लैपटॉप पर, मेरे शहर में, या जहाँ उस कंपनी का सर्वर है? एग्जैक्टली। सर्विसेज के साथ ही असली चुनौती शुरू होती है, क्योंकि वो इनटेंजिबल हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, सर्विस देने का तरीका बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आपके ऑफिस आकर भी ठीक हो सकती है और रिमोटली, ऑनलाइन भी। दूसरा, एक ही सर्विस एक साथ कई राज्यों में कंज्यूम हो सकती है। सोचिए, एक आईपीएल मैच का लाइव टेलीकास्ट, वो तो पूरे देश में एक साथ देखा जा रहा है। जी, और ऊपर से आजकल हर दिन नई नई डिजिटल सर्विसेज आ रही हैं। डीटीएच, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब 20 साल पहले तो था ही नहीं। सही बात है। इन्हीं सब वजहों से सरकार को सर्विसेज के लिए खपत की जगह तय करने के लिए कुछ कह सकते हैं प्रॉक्सी बनाने पड़े। प्रॉक्सी मतलब क्योंकि असली खपत कहाँ हो रही है ये जानना नामुमकिन है, तो कानून कुछ संकेतकों का इस्तेमाल करता है, जैसे सर्विस लेने वाले का पता क्या है या सर्विस देने वाले का पता क्या है। ये सब प्रॉक्सी हैं। ठीक है, तो ये तो पूरा मामला ही प्रॉक्सी और अनुमान का है। चलिए इसे एक एक करके सुलझाते हैं। जी। पहले वो चीज पकड़ते हैं जो आसान है, माल या गुड्स। जी। अगर मैं एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान बेच रही हूँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे तय होगा? यहाँ पर एक गोल्डन रूल है, जहाँ सामान की मूवमेंट डिलीवरी के लिए खत्म होती है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ओके। उदाहरण के लिए, नासिक में एक फैक्ट्री है जो फ्रिज बनाती है। अगर वो पुणे के एक डीलर को फ्रिज बेचती है, तो फ्रिज की मूवमेंट पुणे में खत्म हुई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ पुणे। और क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में है, तो ये इंट्रास्टेट हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वही नासिक की कंपनी अहमदाबाद, मतलब गुजरात में फ्रिज बेचती है, तो मूवमेंट अहमदाबाद में खत्म हुई, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया अहमदाबाद। तो ये इंटरस्टेट बन गया। जी हाँ, और इस पर आईजीएसटी लगेगा। ये तो सीधा है। लेकिन बिजनेस में एक बहुत कॉमन सिचुएशन होती है, बिल टू शिप टू। मान लीजिए मैं हरियाणा में बैठी हूँ, मैं दिल्ली के एक सप्लायर को फोन करके कहती हूँ कि भाई ये सामान खरीदकर सीधे मेरे क्लाइंट को भेज दो जो दिल्ली में ही है। तो बिल मेरे नाम पर हरियाणा में बनेगा, पर सामान दिल्ली से दिल्ली में ही चला जाएगा। अब क्या होगा? ये क्लासिक केस है और जीएसटी कानून ने इसे बहुत खूबसूरती से हैंडल किया है। यहाँ असल में एक नहीं बल्कि 2 लेनदेन माने जाते हैं। 2? कैसे? पहला लेनदेन है दिल्ली के सप्लायर और आपके यानी हरियाणा वाले के बीच।
कानून कहता है कि इस मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई उस व्यक्ति का लोकेशन होगा जिसने सामान भेजने का निर्देश दिया। यानी मेरा लोकेशन हरियाणा। जी, आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो इस ट्रांजैक्शन पर आईजीएसटी लगेगा, भले ही सामान दिल्ली से हिला भी न हो। अच्छा, मतलब टैक्स के लिहाज से वो हरियाणा सप्लाई माना गया। कमाल है। और दूसरा लेन देन? दूसरा लेन देन है आपके और आपके दिल्ली वाले क्लाइंट के बीच। यहाँ पर वही सामान्य नियम लागू होगा। सामान असल में कहाँ पहुंचा, दिल्ली। तो इस दूसरे लेन देन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। समझ गई। तो सरकार ने एक ही डिलीवरी में 2 टैक्स इवेंट बना दिए ताकि चेन न टूटे। वाकई बहुत चालाकी से बनाया गया है। अच्छा, सामान से जुड़े कोई और अजीबोगरीब नियम भी है? हाँ, कुछ और खास सिचुएशन है। पहली, जब सामान की कोई मूवमेंट ही ना हो। मतलब? मान लीजिए एक बड़ी मशीन किसी फैक्ट्री में पहले से ही किराए पर लगी हुई है। अब फैक्ट्री मालिक उसे खरीदने का फैसला करता है। यहाँ तो कोई डिलीवरी हुई ही नहीं। ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई मशीन की मौजूदा लोकेशन होगी। ठीक है, जहां माल है वहीं सप्लाई की जगह। हाँ। और अगर किसी चीज को इंस्टॉल करना पड़े तो, जैसे मैंने दिल्ली में एसी खरीदा लेकिन उसे नोएडा की फैक्ट्री में लगवाना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां एसी को इंस्टॉल या असेंबल किया जाता है। आपके केस में नोएडा। भले ही आपने पैसे दिल्ली में दिए हों, टैक्स का हक उत्तर प्रदेश सरकार का होगा। अब एक सबसे मजेदार सवाल, ट्रेन या फ्लाइट में जो सामान बिकता है उसका क्या? मान लीजिए ट्रेन दिल्ली से चली है और जयपुर के पास मैं उसमें से एक सैंडविच खरीदती हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली, जयपुर या? यहाँ पर नियम थोड़ा चौंकाने वाला है। नियम कहता है कि ऐसे मामलों में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां सामान को उस ट्रेन या प्लेन में लोड किया गया था। क्या? जी। तो अगर वो सैंडविच दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन की पेंट्री में लोड हुआ था, तो आप उसे चाहे जयपुर में खरीदें या अहमदाबाद में, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही माना जाएगा। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब अगर मैं दिल्ली मुंबई राजधानी में हूँ और ट्रेन राजस्थान में है, जब मैं कुछ खरीदती हूँ तो भी टैक्स दिल्ली सरकार को मिलेगा? बिल्कुल ये तो राजस्थान के साथ नाइंसाफी लगती है। और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। इसके पीछे का लॉजिक कानूनी बारीकी नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा है। सोचिए, टैक्स अधिकारियों के लिए ये ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है कि चलती ट्रेन के किस किलोमीटर पर कौन सा सामान बिका। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक आसान प्रॉक्सी बना दिया, जहां से सामान चढ़ा वहीं बिका माना जाएगा। ये सटीकता पर व्यावहारिकता की जीत है। वाह, मतलब परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड वाला हिसाब है। ठीक है, तो माल के मामले में तो ये काफी हद तक सीधा लगता है। जहां सामान पहुंचा वहीं उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि असली सिरदर्द तो तब शुरू होता है जब हम सर्विसेज की बात करते हैं। हाँ, यहीं से जीएसटी की असली गहराई पता चलती है। सर्विसेज के लिए कानून एक सामान्य नियम या डिफॉल्ट रूल से शुरू होता है। ये नियम इस बात पर निर्भर करता है कि सर्विस लेने वाला एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, यानी B2B, या फिर एक आम कंज्यूमर, मतलब B2C। जी। B2B लेनदेन के लिए नियम बहुत सरल है। जो सर्विस ले रहा है उसका रजिस्टर्ड लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। बात खत्म। ये तो आसान है, पर हम जैसे आम लोगों का क्या B2C लेन-देन में? B2C के मामले में नियम है कि अगर सप्लायर के रिकॉर्ड में आपका पता है तो वही पता प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इसीलिए कंपनियां आपका एड्रेस मांगती हैं। और अगर पता ना हो तो? अगर उनके पास आपका पता नहीं है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर का लोकेशन माना जाएगा। ठीक है, तो B2B के लिए क्लाइंट का पता, B2C के लिए पहले कस्टमर का पता देखो, नहीं तो अपना पता। लेकिन मुझे लगता है असली भूल-भुलैया तो तब शुरू होती है जब ये सामान्य नियम लागू ही नहीं होते। कुछ खास सेवाएं हैं ना? हाँ, और वो अपवाद ही इस कानून का दिल हैं। आप उन सेवाओं के बारे में सोचें जो किसी एक जगह से कसकर बंधी हैं, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ी सर्विसेज, होटल या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल। आप एक आर्किटेक्ट को दिल्ली से हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके मुंबई के घर का नक्शा बना रहा है तो सेवा का असली उपभोग कहाँ हो रहा है? मुंबई में। मुंबई में। इसलिए कानून साफ कहता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हर सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जहां वो प्रॉपर्टी है। मतलब अगर कोलकाता की एक आर्किटेक्ट फर्म मुंबई के बिल्डर के लिए अहमदाबाद में एक बिल्डिंग का प्लान बनाती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद होगा। एकदम सही। इसी तरह अगर दिल्ली का कोई व्यक्ति मुंबई के होटल में रुकता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगा। अच्छा, और अगर प्रॉपर्टी एक से ज्यादा राज्यों में हो तो? मान लीजिए मैंने एक टूर पैकेज लिया जिसमें दिल्ली में 2 रातें और आगरा में 1 रात रुकना शामिल है, अब क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे में जो टोटल वैल्यू है उसे नियमों के हिसाब से दोनों राज्यों में बांटा जाएगा। आपके केस में रातों की संख्या के अनुपात में, यानी 2.1 के रेशियो में।
कमाल है, मतलब टैक्स को भी राज्य के हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है, अब आते हैं उन सर्विसेज पर जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस, ट्रेन या फ्लाइट से सफर करना। अगर यात्री एक आम कंज्यूमर है तो नियम है जहां से यात्री उस सफर के लिए वाहन पर चढ़ता है, यानी एम्बार्केशन पॉइंट। तो दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा। जी, लेकिन इसमें एक पेंच है। वापसी की टिकट का? हाँ, कानून के हिसाब से वापसी की यात्रा को एक बिल्कुल अलग यात्रा माना जाता है। तो आपकी दिल्ली मुंबई दिल्ली की राउंड ट्रिप में जाने वाली यात्रा के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा और वापसी की यात्रा के लिए मुंबई। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बारीक अंतर है। अब मुझे एक और चीज कनेक्ट करनी है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अगर मैं दिल्ली मुंबई फ्लाइट में कोई सैंडविच खरीदती हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है। जी, क्योंकि सामान दिल्ली में लोड हुआ। लेकिन अगर मैं उसी फ्लाइट में कोई सर्विस खरीदती हूँ, जैसे इन फ्लाइट वाईफाई, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? यहाँ लॉजिक बदल जाता है, भले ही नतीजा एक जैसा लगे। सामान के लिए नियम था जहां उसे लोड किया गया, लेकिन फ्लाइट पर दी जाने वाली सर्विस के लिए नियम है उस यात्रा का पहला निर्धारित प्रस्थान बिंदु। अच्छा, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जी, तो दिल्ली मुंबई की फ्लाइट के लिए पहला पॉइंट दिल्ली है, इसलिए बीच हवा में खरीदे गए वाईफाई के लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही होगा। गजब, नतीजा एक है पर वजहें बिल्कुल अलग। एक का आधार सामान की लोडिंग है, दूसरे का यात्रा की शुरुआत। ये छोटी छोटी बातें ही सारा फर्क पैदा करती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण टेलीकॉम सेवाएं। टेलीकॉम के नियम इस कॉन्सेप्ट की जटिलता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ भी खपत की असली जगह जानना नामुमकिन है, इसलिए अलग-अलग सिचुएशन के लिए अलग-अलग प्रॉक्सी बनाए गए हैं। जैसे फिक्स्ड लाइन फोन या डीटीएच के लिए नियम सीधा है, जहां कनेक्शन इंस्टॉल किया गया है। पोस्टपेड मोबाइल बिल के लिए आपके बिल पर जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। और प्रीपेड का क्या, जो हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं? प्रीपेड रिचार्ज के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह मानी जाती है जहां से वो रिचार्ज बेचा गया। मतलब दुकान का पता? जी, उस एजेंट या दुकान का पता, या अगर ऑनलाइन है तो आपके रिकॉर्ड में दिया गया पता। कमाल है। इसका मतलब है कि जब मैं पहाड़ों में कहीं छुट्टी पर होती हूँ और अपना दिल्ली का नंबर उत्तराखंड की किसी लोकल दुकान से रिचार्ज कराती हूँ, तो उस रिचार्ज का जीएसटी असल में उत्तराखंड की सरकार को जा रहा है, दिल्ली को नहीं। आपने बिल्कुल सही समझा। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि मेरा नंबर कहाँ का है, बल्कि इस पर कि मैंने पैसे कहाँ दिए हैं। यही प्रॉक्सी का सबसे सटीक उदाहरण है। असल खपत को ट्रैक करने की बजाय बिक्री के पॉइंट को ही खपत का पॉइंट मान लिया गया। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि ट्रेन में एक किताब खरीदने से लेकर अपना मोबाइल रिचार्ज कराने तक हमारे हर छोटे बड़े लेन देन के पीछे एक छिपा हुआ टैक्स लॉजिक काम कर रहा है। बिल्कुल। प्लेस ऑफ सप्लाई वो अदृश्य इंजन है जो ये पक्का करता है कि जीएसटी सही डेस्टिनेशन यानी सही राज्य तक पहुंचे। इन नियमों की जटिलता असल में हमारे आधुनिक व्यापार की जटिलता को ही दर्शाती है। सही बात है। ये डिफ़ॉल्ट नियमों और खास अपवादों की एक ऐसी प्रणाली है जिसे लगभग हर मुमकिन स्थिति को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पूरी बातचीत में एक बात और ध्यान देने वाली है। ये सारे नियम सेक्शन 10 और 12 सिर्फ घरेलू लेन देन के लिए हैं। जी हाँ, सिर्फ डोमेस्टिक। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये पूरी व्यवस्था कैसे बदल जाती है जब कोई एक पार्टी खरीदार या विक्रेता भारत से बाहर हो। जब हम नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई जैसी किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से सर्विस लेते हैं, या एक भारतीय फ्रीलांसर किसी अमेरिकन क्लाइंट को अपनी सेवाएं देता है, तो क्या होता है? ये सोचने के लिए जटिलता की एक पूरी नई परत है। बिल्कुल, उसकी कहानी फिर कभी